आप मुखर अभिव्यक्ति के लिए प्रतिष्ठित हैं। आपके विशाल, विराट, विनम्र व हृदय स्पर्शी व्यक्तित्व को सादर नमन करते हुए आपसे विनम्र अनुरोध, अपने उद्बोधन मार्गदर्शन से हमारा ज्ञानवर्धन करने की कृपा करें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। सबसे बड़ी मुश्किल आती तब है जब आप उनके सामने होते हो जो आपको पूरी तरह जानते हैं, और यह संकट मेरे सामने है। अपनों के बीच में बोलना ये मेरा कद नहीं है। मुझे यहां बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो मेरा वक्तव्य अनौपचारिक रहेगा। विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, आपसे मेरा पुराना परिचय है। राजनीतिक अखाड़े में इन्होंने जितना मेरा विरोध अजमेर में किया, सार्थक रूप से किया, सदैव मुझे याद रहेगा और हमारे संबंध बिल्कुल ठीक रहेंगे। मैं कह सकता हूं वासुदेव कुटुंबकम जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हजारों साल की, दुनिया उसको पहचान चुकी है, उसका लोहा मान चुकी है, और G20 में सबने देखा है, आप उसके प्रतीक हैं। मर्यादित होकर कटाक्षपूर्ण तरीके से विरोध करना कोई आपसे सीखे। राजस्थान प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा है, सांस्कृतिक दृष्टि से हम अव्वल दर्जे के हैं। उस प्रांत का मुख्यमंत्री होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और यह सौभाग्य जिस तरीके से मिला है माननीय भजनलाल जी को, तो अपने सबको एक संकेत मिलता है कि भारत बदल गया है और अब सब कुछ मुमकिन है। कम समय में माननीय भजनलाल जी ने लोकप्रियता हासिल की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, कम समय में हासिल की हुई लोकप्रियता को बढ़ाना और बचाना दोनों आपके ऊपर एक चुनौती है, और मुझे कोई शंका नहीं है ये खरे उतरेंगे। राजस्थान का सौभाग्य है कि राजस्थान को 2 उप मुख्यमंत्री मिले हैं। दिया कुमारी जी अपने प्रभाव, अनुभव और जेंडर के हिसाब से बहुत बड़ा योगदान कर पाएंगी और प्रभाव छोड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का जीवन मैंने देखा है। मजदूरी करते हुए शिक्षा प्राप्त करना, एमए बनना, एमफिल की डिग्री प्राप्त करना, पीएचडी की डिग्री प्राप्त करना, एलएलबी करना आसान नहीं है। मैंने खुद रास्ता अपनाया है और मैं जानता हूं कितना कष्टदायी हो सकता है। इनके लिए बहुत बड़ा सुअवसर है। इन्होंने जो जीवन जिया है वो बहुत इनके काम आएगा और राजस्थान की जनता का निश्चित रूप से फायदा होगा। मुझे आशा थी कि प्रतिपक्ष के बहुत से लोग यहां होंगे, उनकी अनुपस्थिति मुझे थोड़ी खल रही है, पर मैं मानकर चलता हूं कि कोई ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से वो आज नहीं आ पाए। पर हर परिस्थिति में पधारो हमारे राजस्थान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए
और किसी के लिए नहीं भूलना चाहिए। कोई भी समय हो, कोई भी व्यक्ति हो, थोड़ा सा मैंने महसूस किया है सदन में। अगली बात यह कहूंगा कि सूचना न होना आज के दिन कोई नहीं मानेगा। सोशल मीडिया इतना जबरदस्त है। मैं प्रतिपक्ष के हर सदस्य को मेरा प्रणाम करता हूं, और ये वो वर्ग है जो विधानसभा के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करेगा। उपराष्ट्रपति की वजह से मैं लोकसभा का स्पीकर नहीं हूं, राज्यसभा का हूं, पर राजस्थान का परम सौभाग्य है कि ओम बिरला जी वहां हैं। हम दोनों में विचार मंथन होता रहता है। उनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया और एक ही बात कही, जब कुर्सी पर बैठो तो सबसे पहले बाईं तरफ देखो। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा भगवान ने शरीर का निर्माण किया है और दिल बाईं तरफ होता है, सत्ता पक्ष दाहिनी तरफ होता है। मैंने सदैव इसका पालन किया है। जब थोड़ी सी बात कही गई तो मैं ये कह दूं कि सदन में हल्का फुल्का आचरण होना चाहिए, मजाक होनी चाहिए, हास्य होना चाहिए, सटायर होना चाहिए, इंटेलेक्ट होना चाहिए। जब ये बात मैंने राज्यसभा में कही तो माननीय खड़गे जी ने कहा मोहब्बत हमसे और शादी उनसे, ये खड़गे जी ने कहा। जब दोबारा मैंने खड़गे जी को कहा कि आप तो मेरे दिल में हो, उन्होंने कहा कैसा विरोधाभास है, आप सदैव कहते रहते हो कि आपके दिल में तो डॉक्टर सुरेश धनखड़ है, तो हम कहां रह सकते हैं। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, अनुभवी नेता होंगे, पर सदन एक परिवार की तरह चलेगा तो राज्य का बहुत बड़ा भला होगा। सत्ता पक्ष को हमेशा यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाला विरोधी नहीं है, सामने वाला जो बात कहता है वो जनहित की है। और ऐसा संकेत मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में अभी मिला है। अध्यक्ष महोदय ने आचरण के बारे में बहुत कुछ कहा है, तो जो बातें मैं कहना चाहता था वो आप दोनों कह चुके हैं। तो मैंने सोचा मुझे बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। मैं जहां भी जाता हूं खास तौर से एक बात का ध्यान रखता हूं कि कोई राज्यसभा का सदस्य हो तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना मुझे काफी पीड़ा का सामना पड़ सकता है। घनश्याम तिवारी जी आपके अनुभवी सदस्य रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और कम समय में राज्यसभा में बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। उनकी उपस्थिति लोकसभा से डॉक्टर सतपाल सिंह जी के उद्बोधन का आपको फायदा मिलेगा। चूरू के सांसद श्री राहुल कसवां जी भी यहां उपस्थित हैं। आई रिकॉग्नाइज हिज प्रेजेंस ऑल्सो। पर जब मैं दोनों तरफ देखता हूं और जब आंख मिलाता हूं, सीधा हम साथ थे, हम साथ हैं। मेरा आशय भाटी जी से भी है। जब इधर देखता हूं तो डॉक्टर किरोड़ी मीना जी कुछ समय पहले हमारे सदस्य थे राज्यसभा में, मेरे कक्ष में आए, बोले मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। बोले सदन में कुछ बोलना चाहूंगा। मैं कुछ नहीं बोला। ये सदन में गए, सभापति महोदय, मैंने कहा माननीय किरोड़ी मीना जी, मैंने सदस्य नहीं कहा, आप इस सभा के अंग नहीं हैं, आप यहां कुछ नहीं बोल सकते, इनको झटका लगा होगा, पर मैंने नियमों का पालन किया। ये देवनानी जी आपके सामने यहां करेंगे।
इस मौके पर मैं डॉक्टर सीपी जोशी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। वो साधुवाद के पात्र हैं। अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर इस सदन में कार्यक्रम आयोजित किए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से उन्होंने मुझे यहां बुलाया। फर्क सिर्फ इतना था, तब उपस्थिति ज्यादा प्रभावी थी। उपराष्ट्रपति की हैसियत से भी उन्होंने मुझे बुलाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जब कार्यक्रम हुआ तो उदयपुर में मुझे बुलाया उन्होंने। मैंने हर बार उनको एक ही बात कही, विधानसभा का अध्यक्ष किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं है। विधानसभा का अध्यक्ष का पहला कर्तव्य है कि वो प्रतिपक्ष का संरक्षण करे। कुछ ऐसा वातावरण बन जाता है जब हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, पर कहते हैं न कि खीर कितनी अच्छी है खाने से पता चलती है। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के जो बहुत बड़ा प्रांत है, सांस्कृतिक राजधानी देश की कही जा सकती है, वहां की मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में मेरा विरोध नहीं किया। तब मैंने ये बात यहां कही तो उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि जादूगर तो मैं हूं, आपने कौन सी जादूगरी ममता पर की थी? आप यदि अगर अपने कर्तव्य पर रहेंगे तो आखिर में नतीजा कभी खराब नहीं होगा। आज हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं और भारत इतना बदल गया है, इतना बदल गया है राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, और विश्व में वो नाम हो गया है कि अब हम किसी देश के मोहताज नहीं है। दुनिया की 5वीं महाशक्ति होना अर्थव्यवस्था में छोटा काम नहीं है। मैंने खुद देखा है, झेला है। जब 1989 में लोकसभा का सदस्य बना, केंद्र में मंत्री था, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों को गिरवी रखना पड़ा क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। आज से करीब 10-12 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में भारत था। आज भारत दुनिया की 5वीं महाशक्ति है। हमने कनाडा को पीछे छोड़ा है, फ्रांस को पीछे छोड़ा है, उनको पीछे छोड़ा है जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया। और आने वाले 2-3 साल में भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए या उनसे आगे निकलते हुए सकारात्मक सोच की वजह से तीसरी आर्थिक महाशक्ति होंगी। मेरे कहने का आशय यह है, इस सब का निर्माण सदन करती है। इस बहुत बड़े हवन में आपका योगदान है, नेतृत्व का है, नीति का है, पर आम आदमी का भी योगदान है। आपके सामने चुनौती ज्यादा है क्योंकि जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया अचंभित है। दुनिया सोच नहीं पाई कि क्या भारत कभी ये हो सकता था। हमने जब लोकसभा में थे, केंद्र में मंत्री थे, कभी कल्पना नहीं की, कभी सोचा नहीं कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, विकास इस स्तर का होगा। ये हर भारतीय के खून और पसीने का नतीजा है, नीतियां और समर्पण की भावना से है। किसी भी विकास की गंगा की शुरुआत विधायिका से होती है। विधायिका का सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को सही दृष्टिकोण में रखे। कार्यपालिका को कटघरे में रखने का
कार्यपालिका को सही रास्ता दिखाने के लिए कार्यपालिका नियम के अनुसार काम करे, ये पूरे सदन का कर्तव्य है। ये सिर्फ इस तरफ का नहीं, दोनों तरफ का है। यदि अगर सरकार को आईना दिखाया जाएगा तो सरकार के लिए बहुत लाभकारी होगा। और मेरे कहने का मतलब यह है कि सदन के अंदर जो हम कार्यवाही करते हैं उसका असर प्रांत में नहीं, प्रांत के बाहर भी पड़ता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि संविधान सभा में कार्यवाही कैसे हुई। करीब 3 साल तक संविधान सभा चली, कई सत्र हुए, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी, जटिल विषय थे, एक मन बनाना मुश्किल था। उन लोगों ने विवेकपूर्ण तरीके से जो काम किया वो आपका आदर्श होना चाहिए। 3 साल के काल में एक बार भी व्यवधान नहीं हुआ, एक बार भी कोई प्ले कार्ड नहीं दिखा,